यश्री का गुनहगार कब गिरफ्तार, ये सवाल देश पूछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। मैं बात कर रहा हूं नवी मुंबई को हत्याकांड के, जिसने माय नगरी को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। एक 20 साल की लड़की जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि जिसने भी देखा सुना वो सन्न रह गया। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, सवाल है कि आखिर हत्यारा दाऊद कहां है, क्योंकि पुलिस तलाश कर रही है। हत्यारे दाऊद का कोई सुराग नहीं लग रहा, लेकिन एबीपी न्यूज आज आपको हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी दिखाने जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि यश्री हत्याकांड पर सीसीटीवी में आरोपी का वीडियो सामने आया है, आरोपी दाऊद शेख। और देखिए, ये जो सीसीटीवी है इसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही। यश्री इस वीडियो में आपको पहले जाते हुए दिखती है, उसके बाद दाऊद नजर आ रहा है। 25 जुलाई का यह सीसीटीवी फुटेज है। यश्री का पीछा करते हुए कैमरे में दाऊद दिख रहा है। वीडियो में यश्री काले रंग की ड्रेस पहनकर जा रही है, उसने छाता अपने हाथ में लिया है। आप देखिए, ये दोपहर 2:12 की तस्वीर है 25 जुलाई की। और जब इस फ्रेम से यश्री बाहर जाती है तो अब देखिए 2:22 पर इसी सीसीटीवी में, इसी रास्ते में दाऊद नजर आता है। और आपको बता दें कि 25 जुलाई के दिन ही यश्री घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है, और उसी दिन से यश्री सिंधे लापता हो गई थी। अब एबीपी न्यूज को आपको 25 जुलाई के दिन का ही सीसीटीवी फुटेज हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी तस्वीर सामने। आप देखिए, ये 25 जुलाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फ्रेम में देखिए, यश्री आपको जाती हुई नजर आ रही, काली ड्रेस उन्होंने पहनी है। 2:12 का ये वीडियो है और यश्री जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक 10 मिनट के बाद इसी रास्ते पर दाऊद दिखता है, दाऊद शेख। 2:22 पर उसी रास्ते पर दाऊद यश्री का पीछा करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, काले ड्रेस में छाता लगाकर यश्री शिंदे 2:12 पर जिस जगह पर नजर आती हैं, उसी फुटेज में फिर जो दाऊद है वो पीछा करता हुआ नजर आता है। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं, न्याय की मांग हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, जानने के लिए हम अपने सहयोगी मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, जांच कहां तक पहुंची और दाऊद का कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, नवी मुंबई की अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपी दाऊद शेख की तलाश कर रही हैं, लेकिन इस बीच ये जो सीसीटीवी है ये बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि सबसे पहला संकेत और सबूत तो यही है कि जो आरोपी है ये कर्नाटक में नहीं था, बल्कि घटना के दिन, लड़की की हत्या के दिन, जैसे श्री सिंधे की हत्या के दिन उसी जगह, उसी स्पॉट पर मौजूद था। और ये सीसीटीवी इस बात को पुख्ता करते हैं। हम सीसीटीवी की जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, काले रंग के ड्रेस में छाता लेकर यशस्वी सिंधे जा रही है दोपहर को 2:14 के आसपास, और उसके ठीक 8 मिनट बाद पीछे टोपी लगाए हुए दाऊद शेख उसका पीछा करते हुए उसी रास्ते से जा रहा है। और ये हत्या वाली जगह के पास का सीसीटीवी है। तो एक सबूत तो ये पक्का हो गया कि दाऊद शेख नवी मुंबई में उरण में उस समय मौजूद था जिस समय यशस्वी सिंधे की हत्या हुई, जैसा कि आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। जबकि ये कहा जा रहा था कि ये जो आरोपी है ये कर्नाटक में रहने वाला है, यानी कर्नाटक से क्या हत्या। बिल्कुल मृत्युंजय, यानी कि जो कर्नाटक वाली कहानी है उसका तो पर्दाफाश इस सीसीटीवी से हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, नजरें बनाए रखिएगा। यश्री हत्याकांड को लेकर का और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक से मोहसिन नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को कॉल डिटेल से जानकारी मिली थी और यश्री से फोन पर मोहसिन संपर्क में था। तो ये नया अपडेट, बड़ी खबर आ रही है यश्री के पूरे मामले में। यश्री हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक से मोहसिन नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को कॉल डिटेल से जानकारी मिली थी कि यश्री से लगातार मोहसिन संपर्क में था। हालांकि जो दाऊद शेख है उसको लेकर भी दावे किए जा रहे थे कि उस दिन वो कर्नाटक में था, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है, इससे ये साफ होता है कि कर्नाटक वाली जो कहानी है वो तो कम से कम गलत है। दाऊद शेख के मामले में वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था, जिस रास्ते से यश्री जाती नजर आ रही है वहीं वो पीछा करता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नम्रता भी जुड़ गई है। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है, मोहसिन कौन है और क्या पुलिस इसके बारे में बता रही है? देखिए, आपको बता दें कि शुरुआती जो जानकारी सामने आ रही है नवी मुंबई पुलिस की तरफ से, कर्नाटक से मोहसिन नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। आज उसे नवी मुंबई पुलिस स्टेशन लाया जाएगा।
मोहसिन वो शख्स है जिससे आखिरी बार जो है यशस्वी के फोन पर बात हुई थी। कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने 2 टीमें जो है कर्नाटक भेजी, जहां से उसको हिरासत में लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दाऊद शेख ही मोहसिन है, क्या उसका असली नाम मोहसिन है? इस बात की जानकारी जो है वो पुलिस जुटा रही है। तो इस पूरे मामले में लगातार जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा था। परिवार लगातार दावा कर रहा था कि दाऊद शेख के खिलाफ उन्होंने पॉस्को के तहत 2019 में केस दर्ज कराया था। वो कहीं ना कहीं हत्या में उसका ही हाथ है, जिसके बाद पुलिस दाऊद के पीछे लगातार थी। ऐसे में ये बहुत बड़ा अपडेट है कि 25 तारीख को गायब हुई यशस्वी की जो लाश है वो 26 तारीख को शुक्रवार को उरन रेलवे स्टेशन के पास मिली थी, जिसके बाद आज जो है मोहसिन को जो है कर्नाटक से हिरासत में लिया गया है। कुछ ही देर में उसे नवी मुंबई पुलिस स्टेशन भी जाने की जानकारी जो है वो मिल रही है। लेकिन क्या दाऊद ही मोहसिन है या मोहसिन का और यशस्वी का कोई और लिंक है? इस पूरे मामले की जो जांच है वो नवी मुंबई पुलिस यानी कि उरन पुलिस लगातार कर रही है। और बिल्कुल नम्रता, और ये जो जांच होगी ये निश्चित तौर से एक परिणाम दे पाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी देने के लिए। आधा भारत बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है। कहीं मकान दरक रहे हैं तो कहीं शहर डूब रहे हैं, लेकिन धरती का स्वर्ग इस मॉनसून में पूरी तरीके से तड़प रहा है। जहां बारिश की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही, ऐसा घाटी में क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई साइंस है या फिर मॉनसून ने अपना पैटर्न बदल लिया? क्योंकि कुछ हुआ तो है जिसके साइड इफेक्ट्स कश्मीर झेल रहा है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, हर तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा है। बादल के साथ साथ पहाड़ भी बरस रहे हैं। नदी हो या नाले सब उफान पर हैं। गांव टापू बन गए हैं और शहर दरिया। लेकिन धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर बारिश के इस मौसम में तप रहा है। श्रीनगर में गर्मी ने 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो 1999 के बाद सबसे ज्यादा गर्म है। वहीं न्यूनतम पारा 24.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। श्रीनगर के साथ साथ दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड और कोकरनाग जैसे कस्बे भी गर्मी से तपिश झेल रहे हैं, जहां तापमान 35 और 36 डिग्री के बीच घूम रहा है। कश्मीर घाटी में गर्मी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जुलाई महीने में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 25 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। गर्मी के कारण जो सबसे बुरा हाल है वो कश्मीर के नदी नालों का है, जहां पर पहाड़ी नदी नालों में भारी पानी का बहाव है, वही जहलिम जैसे शांत बहने वाली नदी एकदम से सूख गई है। मौसम विभाग का जो कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी के चलते कश्मीर घाटी में इस बार जुलाई का महीना सबसे गर्म महीनों में रहा और आने वाले दिनों में इसका असर खेतीबाड़ी पर भी होगा।
आमतौर पर कश्मीर को उसकी खूबसूरत फिजाओं और शानदार मौसम के लिए जाना जाता है। लोग घाटी में गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार धरती का स्वर्ग भीषण गर्मी की चपेट में है। ऊपर से लू के गर्म थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हमको ऐसा कुछ लग रहा था कि वहाँ पे गर्मी का माहौल था, तो वहाँ पे खूब ज़्यादा ठंड है, पर यहाँ पर आए ना अभी तो कुछ ज़्यादा गर्मी सा लग रहा है। पर हमारे जहन में ऐसा नहीं था कि इतना गर्मी यहाँ पे लगेगा। इधर हम ये सोच के आए थे कि खूब बर्फ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, इस कारण आए थे, लेकिन हमारे को इतना गर्मी महसूस हुआ। देखना है तो उस टाइप से तो हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे हमारे इंदौर में गर्मी के टाइम पे गर्मी होती है, वैसे यहाँ गर्मी हो रही है। कश्मीर सुनते ही मन में बर्फ आती है, पहाड़ आते हैं, ठंडक आती है, बट कल की गर्मी बहुत ज्यादा थी। कभी नहीं सोचा था कश्मीर में इतनी गर्मी होगी। आलम यह है कि गर्मी को देखते हुए कश्मीर के स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि बच्चों को इस गर्मी से राहत मिल सके। प्रशासन ने भी फिलहाल गर्मी के कारण अगले 2 दिनों तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन खराब मौसम के चलते माना यही जा रहा है कि अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया तो स्कूल कॉलेज एक लंबे समय के लिए बंद करने भी पड़ सकते हैं। मुश्किल आती है तो हर तरफ से आती है, क्योंकि एक तरफ गर्मी की मार है जिसका असर कश्मीर की आवाम से लेकर पर्यटक झेल रहे हैं, दूसरी तरफ सूखे की मार है जिसने कश्मीर के साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों की टेंशन भी बढ़ा दी है। घाटी के लोगों को कुदरत का निजाम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उत्तर भारत के तमाम शहर बाढ़ और बारिश से घिरे हुए हैं, तो वहीं श्रीनगर बारिश की बूंदों के लिए तरस रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। इस वक्त हम यही कहेंगे कि जो हमारी फसल हैं, बागात हैं, जो सब्जी हमारे हैं, सब कुछ जल गए हैं। बारिश न पड़ने की वजह से सब कुछ हमारा जल गया है। या आप खुद देख सकते हमारी ज़मीन को कैसे सुराख पड़ गए हैं। ये ज़मीन खुद देखो कैसे इनके सुराख बन गए हैं। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। मेवा बागात जो हैं वो भी जल गए। मध्य कश्मीर के बड़गाम में सैकड़ों लोग नंगे पांव बारिश के लिए प्रार्थना करने सूफी संत की दरगाह पर पहुंचे, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जहां उत्तर भारत में गंगा, यमुना, शारदा, राप्ती, नर्मदा जैसी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं घाटी की सबसे अहम नदी झेलम सूखती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो झेलम कभी उफान पर हुआ करती थी, वो किस कदर मुरझाई हुई है। कश्मीर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग पीक आवर्स में घर से न निकलें, और अगर निकलें तो खुद को हाइड्रेटेड रखें। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड के चक्रधरपुर में एक ट्रेन पटरी से उतरी है। हावड़ा CSMT एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। राज खरसवां वेस्ट आउटर बारा बाबू के बीच ये हादसा हुआ है, और अभी जो जानकारी मिल रही है, मेडिकल टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर, हावड़ा CSMT एक्सप्रेस पटरी से उतरी है, और ये जो घटना हुई है ये झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतरी है। और अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो राज खरसवां वेस्ट आउटर बारा बाबू के बीच ये हादसा हुआ है। मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए। रविकांत, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? झारखंड के चक्रधरपुर के पास ये डिरेलमेंट हुआ है और 5 से 6 लोग घायल हैं। अभी जो सूचना आई है उसके अनुसार 5 से 6 लोग घायल हैं, और 810 ट्रेन का ये नंबर है जिसका डिरेलमेंट हुआ है। और अभी जो राहत और बचाव का कार्य है वो शुरू हो चुका है, और जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा और उनका जो खासतौर से मेडिकल रेस्क्यू है वो उसका काम जारी है। ये हादसा कितना बड़ा है अवधेश, ये अभी ठीक पता नहीं लग रहा है, लेकिन 5 से 6 लोग घायल हैं ये कंफर्म हो गया है। और लगातार जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम पूरा हो, और जो यात्री हैं उनको आगे की उनकी जो यात्रा है वो पूरी हो सके। इसके लिए जो भी निर्धारित चीजें हैं वो लगातार की जा रही हैं। खासतौर से ये देखने की बात है कि ये हादसा ज्यादा बड़ा है या नहीं है, इसको लेकर के लगातार
रेलवे अपनी नजर बनाए हुए है और अधिकारियों को रवाना कर रहा है। बिल्कुल। और रविकांत, जब रेल पटरी से उतरती है, किस तरीके का हादसा होता है, तो पहला तो रेस्क्यू एक मसला हो गया, दूसरा जो उस रूट पर पूरा ट्रांसपोर्ट बाधित होता है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही, कितनी ट्रेनों पर असर पड़ेगा, कब तक रूट खाली होगा, कुछ इसको लेकर भी अधिकारी कह रहे हैं? देखिए, अभी भी चूंकि घटना हुई है और पहला जो फोकस है वो यात्रियों को लेकर के है, तो सबसे पहले यात्रियों को फोकस करके काम हो रहा है राहत और बचाव का। जाहिर सी बात है कि ये चूंकि हावड़ा और CSMT एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो इस रूट पर बहुत सारी ट्रेनें बाधित हो सकती हैं, लेकिन रेलवे चाहेगा और वो इस काम में सिद्धस्त होता है कि जल्द से जल्द जो रूट है उसको क्लियर करा सके। लेकिन फिलहाल अभी फोकस यात्रियों पर है कि कैसे यात्रियों को सुविधा दी जा सके, और अगर वो घायलों की संख्या बढ़ती है तो उस पर नजर बनी हुई है रेलवे की। बिल्कुल। क्या रविकांत, इस मामले में कोई हेल्पलाइन नंबर रेलवे की तरफ से जारी किया गया है या जारी किया जाएगा? लगातार रेलवे हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं और हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। हावड़ा स्टेशन पर दिया गया है, CSMT स्टेशन पर दिया गया है, और बीच के स्टेशनों पर भी जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं। धन्यवाद रविकांत आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि हावड़ा CSMT जो ट्रेन है वो पटरी से उतरी है। फिलहाल अब राहत और बचाव का काम शुरू हो गया और कोशिश की जा रही है कि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाए या फिर जो रूट है उसको जल्द से जल्द खाली किया जाए। एक पुरानी कहावत है, तिल का ताड़ बनाना, मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। यूपी बीजेपी के भीतर की खींचतान पर आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसे देखकर यह अनुमान लगाना दूर की कौड़ी है कि आखिर लखनऊ में चल क्या रहा है। लेकिन आज एक तस्वीर आई, अलग अलग बयान आए, जिससे ये संकेत मजबूत हो रहे हैं कि सीएम योगी विवाद को समाधान वाली लाइन पर ले आए हैं। मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी। उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलते सियासी सीन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वाक्य में बता दिया कि वो कॉन्फिडेंट भी हैं और उनका जलवा भी कायम है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान से पहले आई बीजेपी विधायक दल की बैठक की तस्वीरों ने भी बहुत कुछ बयान कर दिया था। मानसून सत्र से पहले हुई बैठक में बीच में बैठे योगी ने अपनी बाईं तरफ बैठे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से तो बात की, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से उनकी बातचीत की कोई तस्वीर नहीं दिखी। दावा किया जा रहा है कि यह पार्टी में सरकार बनाम संगठन वाली जंग का असर है, जिस पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अब जाकर चुप्पी तोड़ी है। संगठन बड़ा है और संगठन के एजेंडे पे ही सरकारें चुनी जाती हैं। यही लाइन यूपी बीजेपी में तकरार की वजह बताई जा रही है और यही लाइन है जिसे 15 जुलाई से दोहराते आ रहे केशव मौर्य आज भी दोहरा गए। अच्छा है। हाँ, यूपी में सब अच्छा है, सरकार में सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कुछ संगठन बड़ा है, आज भी कहेंगे आप? संगठन सदा बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। और कार्यकर्ताओं का संतोष उसका क्या होगा? भी बहुत बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य जब एबीपी न्यूज से ये बातें कह रहे थे, तब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ ही कार में सवार थे। केशव मौर्य ने बयान रिन्यू किया तो तकरार की जिन खबरों पर आलाकमान के दखल के बाद धूल पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, उन्हें भी नया जीवन मिल गया। दोनों है ना उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। लीडर नहीं चाहती ना बीजेपी की हमारे यहाँ पे कोई लीडरशिप पैदा हो। इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा है तो हटेंगे। ये क्या दोनों डिप्टी सीएम पे किस तरह की एक्शन की बात आ रही है? ऐसी चर्चाएं, कोई एक्शन होगा, अनुशासनहीनता या कोई कार्रवाई? नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने मुश्किल सवाल से बचने की कोशिश की, लेकिन अगला तीर शिवपाल यादव ने दाग दिया। निशाने पर थे केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर यह हमला बेमानी नहीं है।
योगी से रिश्तों में दरार की खबरों के बीच केशव प्रसाद मौर्य विरोधियों पर लगातार हमले कर रहे। इसका मैसेज ये है कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। दूसरी तरफ वो यूपी में सरकार पर नौकरशाही को हावी बताते हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर आवाज उठाते रहे हैं। उनकी इस बात में संजय निषाद के बाद अब योगी सरकार के सहयोगी आरएलडी भी सुर मिला रही है। योगी आदित्यनाथ जी ब्यूरोक्रेट का विश्वास कुछ कम करके और अपने जनप्रतिनिधि, अपने संगठन के लोगों को विश्वास किया जाए। जो भी बातें नेताओं के खिलाफ रखते हैं उनको सही मानना। भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा है, ब्यूरोक्रेट हावी। दिल्ली कोचिंग कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी और आप दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद में भी इस कांड को लेकर छोटी सी चर्चा हुई है। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी गवाही देती ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने कोचिंग कांड में नगर निगम कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार दी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर हाथों में चूड़ियां लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रही हैं। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। कल से ही इस घटना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की बौछार कर रही है। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है इनकी कि इनकी सरकार के माध्यम से, ऑफिसर्स के माध्यम से काम रुकवा दिया जाए, जिससे एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट को डिफंक किया जाए। ये इनकी पूरी कोशिश है इनकी। लेकिन अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, तो अब हम यही बात मुद्दा लेकर दिल्ली साहब के पास आए हैं कि जो अधिकारी आपके अधीनस्थ हैं और जिनके निकम्मेपन की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक मजबूत संदेश दीजिए दिल्ली के अंदर। आज संसद के दोनों सदनों में दिल्ली कोचिंग कांड का मुद्दा छाया रहा। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं, और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? फिलहाल कोचिंग कांड को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्म है। दिल्ली सरकार और नगर निगम मीटिंग पर मीटिंग कर मामले की जांच में जुटे हैं। दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना ने भी ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर घटनास्थल का दौरा किया। तो सियासत जारी है, लेकिन कोचिंग कांड में हर किसी की लापरवाही सामने आ रही है। सरकार की भी, सिस्टम की भी, पुलिस की भी, इंजीनियर्स की भी और कोचिंग सेंटर्स की भी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 होनहारों की जान चली गई। सवाल यह है कि सियासत तो हो रही है, लेकिन स्थायी समाधान मिलेगा क्या? और अब देख लेते हैं भाग्य की बात ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शाम 4:44 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 30 जुलाई 2024 मंगलवार का दिन है। आज कृतिका नक्षत्र वृद्धि योग तथा विष्टिकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार
सारे दिन वृष राशि से रहने वाला है। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। आज यमगंटक योग प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 तक रहेगा। नए व्यापारिक कार्य को आरंभ करने के लिए आज लाभ नाम का चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 10:47 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। आज पूर्व तथा दक्षिण दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहने वाला है। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय रात 11:39 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी, सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने के लिए शुभ समय रात 11:40 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:46 से रात्रि 10:22 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। सूर्य ग्रह एवं शुक्र ग्रह कर्क राशि में, चंद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह एवं मंगल ग्रह वृष राशि में, बुध ग्रह सिंह राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से आज भ्रमण करेंगे। अब देखते हैं आज 12 राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्रसन्नता को लेकर आ रहा है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। राशिश मंगल चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहने से कार्य क्षेत्र में नए परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। राशि से दूसरे घर में उच्च राशि में चंद्रमा का भ्रमण सभी क्षेत्रों में भाग्य को लाने वाला है। कृषि संबंधित भूमि की खरीद फरोख्त की संभावनाएं हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। राशि में चंद्रमा बृहस्पति का प्रबल गजकेसरी योग बनने से व्यापार तथा कार्य क्षेत्र में तरक्की व अर्थ लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति की संभावना है। कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता से उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। दक्षिण दिशा में व्यापारिक उन्नति की संभावनाएं बन रही हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। उत्साह तथा ऊर्जा नेक्स्ट लेवल के रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित व्यापारियों की सफल विदेश यात्रा होने की संभावनाएं हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग तथा गेमिंग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण व शुभ रहने वाला है। सेहत व फिटनेस उत्तम रहेगी। चंद्रमा का लाभ भाव में उच्च राशि से भ्रमण व्यापारिक उन्नति को दिखा रहा है। मेडिसिन तथा हर्बल मेडिसिन की मार्केटिंग व मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को विशेष अर्थ लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक व्यक्तियों को पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। आपका साहस व ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करेगी। कोई बड़ा सेवा कार्य करने से सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। बढ़े हुए पद तथा बढ़ी हुई सैलरी के साथ प्रोन्नति की संभावना है। राजनीतिक व्यक्तियों का दिन आकस्मिक घटनाओं से भरा रहेगा। बेरोजगारों की प्रशासनिक सेवा में जॉब लगने की संभावनाएं हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खूबसूरत पलों को ला रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व नए आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता रहेगी। चंद्रमा के भाग्य स्थान से भ्रमण के कारण कार्य क्षेत्र से शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। सोने चांदी में निवेश करना तथा बेचना लाभ का सौदा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। सेहत का विशेष ख्याल रखें। गुर्दे तथा यूटीआई संबंधित बीमारी हो सकती है। राशि से चंद्रमा का अष्टम भाव से भ्रमण के कारण कार्य क्षेत्र में तनाव या उत्तेजना के क्षण आ सकते हैं। कॉस्मेटिक वस्तुओं का बिजनेस शुरू करने का शुभ दिन नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसरों को ला रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन करियर तथा व्यवसाय में नई प्रगति को दर्शा रहा है। किसी पॉश लोकेलिटी में फ्लैट या मकान खरीदने की संभावनाएं हैं।
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीदों से भरा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी समाप्त हो सकती है। प्रॉपर्टी या सिविल मैटर से संबंधित मुकदमे का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। आस पड़ोस में चल रहा विवाद आपसी सूझबूझ से निपटने की संभावना है। वर्तमान जॉब में ही पद वृद्धि तथा धन लाभ की संभावनाएं हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। सेहत नेक्स्ट लेवल की रहेगी। राशि से चंद्रमा का 5वें घर से भ्रमण संतान की तरक्की से संबंधित शुभ सूचना को दर्शा रहा है। पूंजी बाजार, शेयर तथा चांदी प्लेटिनियम धातु में निवेश करना एवं विद्यार्थियों का कानून से संबंधित कोर्सों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन उज्जवल भविष्य को ला रहा है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे। सकारात्मक तथा ऊर्जा से भरे विचार उत्पन्न होंगे। राशि से उच्चस्थ चंद्रमा का 4थे घर से भ्रमण कारोबारियों के लिए नए अवसर ला रहा है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। स्वास्थ्य में चल रही कमजोरी दूर होगी। साहस व उत्साह बढ़े रहेंगे। राशि से 3रे घर से चंद्रमा का भ्रमण भाग्य वृद्धि को दिखा रहा है। बड़ी कंपनी में जॉब करने की इच्छा पूरी हो सकती है। कारोबार से संबंधित कोई महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। वर्तमान बिजनेस के साथ कोई दूसरा बिजनेस शुरू हो सकता है। ज्योतिष व वास्तुशास्त्र में ग्रहों तथा राशि के हिसाब से पेड़ पौधे लगाने तथा इनकी जड़ों को बांधने का बड़ा महत्व है। जो लोग अनुष्ठान कराने या रत्न पहनने की स्थिति में नहीं हैं, उनको अपनी राशि अनुसार पेड़ पौधों को लगाने से उस ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं तथा घर में सुख समृद्धि व आरोग्यता बढ़ती है। मेष राशि मंगल ग्रह की राशि है तथा अग्नि तत्व से संबंधित है। इसको काल पुरुष की प्रथम राशि भी कहते हैं। यदि कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ ग्रहों के स्वामी होकर महादशा अंतरदशा में या गोचरवश अशुभ घरों से चल रहे हैं तो भाइयों से झगड़े, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, शरीर में ऊर्जा व साहस की कमी तथा रक्त संबंधी नेत्र रोग, फोड़े फुंसी आदि बीमारी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़हल, नीम, गूलर, आंवला तथा अनार के पेड़ पौधे लगाने से मंगल ग्रह के अशुभ दोषों में कमी आती है तथा व्यक्ति में साहस व उत्साह का संचार होता है। परिवार में आरोग्यता व समृद्धि आती है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।